हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एक्सरसाइज जो 13 है 13 तक है वो हमने स्टडी कर ली है और आज हम आगे पहले कुछ 13 की प्रश्नावली संबंधित और प्रश्न होगा और बाद में 14 की प्रश्नावली संबंधित प्रश्नों की स्टडी वो करेंगे। तो देखिए, इसी श्रृंखला में आपने मेरे से कमेंट बॉक्स के द्वारा 115 उदाहरण वो आपने पूछा था, यानी जो प्रश्नावली संख्या 13 है उसमें एग्जाम्पल नंबर 15 है वो आपने पूछा था। देखो 15 नंबर एग्जाम्पल में क्या आ रहा है आपके पास, इसमें आ रहा है कि ABC समान प्रमाण में परस्पर लंब सदिश है। यानी आपको दिया गया जो ABC है ना, ये तीनों है, इनका प्रमाण बिल्कुल क्या आ रहा है, समान आ रहा है। एक बात तो ये दी गई आपको, और तीनों परस्पर लंब सदिश है। लंब सदिश होने का मतलब सदिश A डॉट B या B डॉट C या C डॉट A बराबर क्या है, 0 है। क्या आपको दिए गए हैं। तो अब आपको सिद्ध करना है कि जो सदिश A प्लस B प्लस C है वो सदिशों ABC के साथ क्या बनाएगा, बराबर कोण बनाएगा। यानी आपको दिखाना है सदिश A प्लस B प्लस C ये A के साथ और B के साथ C के साथ तीनों के साथ क्या बनाएगा, ये बराबर कोण बनाएगा। ये आपको दिखाना है, ठीक है ना। ये इसके साथ जो कोण बनेगा वही, वो जो B के साथ बनेगा वही, तीनों क्या आएंगे आपके बराबर आएंगे। तो देखो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। पहले आप मान लेंगे, माना सदिश A प्लस B प्लस C सदिश A के साथ एल्फा कोण बनाता है। एक बार आपने इसके साथ कोण कौन सा मान लिया है, एल्फा मान लिया है। अब आपको जो एल्फा कोण है वो बताना है कि कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर लिया जो सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C का मैंने मापांक लिया एक बार, और मापांक का जो वर्ग होता है वो मेरे पास क्या आता है, सदिश A प्लस B प्लस C डॉट सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C के डॉट के बराबर रहेगा। यानी जो सदिश A प्लस B प्लस C के मापांक का स्क्वायर है वो दोनों के डॉट के बिल्कुल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब देखो इनको मैं इधर क्या लिख दूंगा, ये मेरे पास आ गया A डॉट A। जब आप इनमें बंटन नियम लगाओगे ना तो A डॉट A आएगा आपके पास, एक बार आएगा A डॉट B, फिर आएगा A डॉट C। इसी तरह मेरे पास क्या आएगा, B डॉट A प्लस B डॉट B और प्लस में B डॉट C प्लस इसके बाद में आएगा मेरे पास C डॉट A प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C। इधर तो मेरे पास क्या रहा है, मापांक जो A प्लस B प्लस C है उसके परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पर ये मेरे पास हो गया A के परिमाण का स्क्वायर। ये A डॉट भी आ रहा है सेम, देखो ये डॉट भी सेम है मेरे पास, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास C डॉट A आ रहा है। ये इसको वापस आप A डॉट B कर देंगे, ये B के परिमाण का स्क्वायर, ये और ये आ रहा है मेरे पास B डॉट C प्लस में ये आ रहा है C डॉट A और प्लस में ये वापस आप इसको B डॉट C कर देंगे और ये आ रहा है C के परिमाण का स्क्वायर। ऐसा आप इनको इस तरह से लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास सदिश A प्लस B प्लस C के जो परिमाण का स्क्वायर आ रहा है वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है। अब देखो A के परिमाण का स्क्वायर आपको फिलहाल पता नहीं है, तो इसको आप ऐसे पढ़ दो एक बार। इन सभी का देखो आपको मान पता है 0 होता है, फिर वापस B के परिमाण का स्क्वायर, इसका मान 0 0 0 और प्लस C के परिमाण का स्क्वायर। तो देखो मेरे पास अभी क्या आ गया, जो A प्लस B प्लस C के परिमाण का जो स्क्वायर है वो मेरे पास कितना आ गया है, A के परिमाण का स्क्वायर B के परिमाण का स्क्वायर प्लस C के परिमाण का स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो A प्लस B प्लस C के परिमाण का स्क्वायर है इसको तो आपको रखना सेम। इन तीनों को आप A की फॉर्म में ले सकते हो, A के परिमाण का स्क्वायर, A के परिमाण का स्क्वायर और A के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि तीनों का मान आपको क्या देगा, बिल्कुल बराबर देर का है। तीनों समान प्रमाण क्या ना, तो तीनों को आप क्या मान सकते हो, A के परिमाण का स्क्वायर वापस A का और A का परिमाण का स्क्वायर। इधर देखो मेरे पास क्या रहा है, A प्लस B प्लस C के परिमाण का स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 3 और A के परिमाण का स्क्वायर। ये समान आपके 3 हो गए जुड़ के। अब देखो जब मैं वापस फिर से इनका जो वर्गमूल है वो लूँगा दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या रहेगा,
इसलिए मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का जो परिमाण है वो आपका आ गया है √3 और a का परिमाण आपको प्राप्त हो गया है √3 a का परिमाण। ठीक है ना। अब देखो ये तो आपने यहाँ तक लिख दिया है। हालांकि देखो आपको इस बात का पता है वैसे जब a और b देखो तीनों का परिमाण समान होता है और जब आप इनका परिमाण ले लेते हो और परिमाण लेने के बाद में जो आपको राशि प्राप्त होती है वो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, तो इससे आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हो कि इसलिए आपका a बराबर b बराबर c तीनों क्या है बराबर है। भाई जब आप तीनों का परिमाण ले लेते हो और परिमाण तो आपका आएगा वो एक अदिश राशि आएगा ना, तो इसलिए आप a बराबर b बराबर c भी मान सकते हो। तो यहाँ पर भी आप इसको क्या लिख दोगे a प्लस बी प्लस सी का परिमाण आ गया √3 a मात्रक, क्योंकि जो a का परिमाण है वो क्या आपके पास यही है। ठीक है ना। जो आपकी क्या हो जाएगी मात्रक जो लगा दिया आपने, और उसका सदिश आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब a b c का परिमाण बराबर है तो उनका जो अदिश राशि है परिमाण अदिश राशि आएगा वो भी क्या आएगी इनकी बराबर आएगी। अब देखो सबसे पहले लिखा सदिश a प्लस बी प्लस सी तथा a के मध्य कोण अल्फा हो तो आप जानते हैं सदिश a प्लस बी प्लस सी डॉट सदिश a बराबर आएगा सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण और सदिश a का परिमाण और साथ में आएगा कोस अल्फा। ये आपने दो सदिशों का अदिश गुणनफल का रूल आपने ये पढ़ रखा है। अब देखिए इधर जब आप इनका मान मतलब गुणा कराओगे तो आपके पास यह देगा a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस में c डॉट a, और यहाँ देखो इसका परिमाण आपको पता है कितना है √3 है और इसका मान लेंगे आप a इंटू हमारा मेरे पास क्या कोस अल्फा आ रहा है। अब देखो इसका मान 0 दे रखा आपको, इसका मान 0 दे रखा है क्योंकि a डॉट b बराबर 0 तो b डॉट a बराबर 0 होगा, सीधी सी बात है। और ये अब मेरे पास आ रहा है a के परिमाण का स्क्वायर आ रहा है, इधर मेरे पास आ रहा है √3a स्क्वायर और a कोस अल्फा। अब इसको भी आप a का स्क्वायर मान सकते हैं क्योंकि जब आप इसका परिमाण लेंगे तो आपके पास क्या आएगी बिल्कुल एक अदिश राशि आएगी, ये 3a का स्क्वायर और ये आ रहा है कोस अल्फा। अब देखो ये दोनों तरफ कट रहा है मेरे पास भी एक बराबर आ रहा है √3 कोस अल्फा और कोस अल्फा का मान मेरे पास आ गया 1/√3 और अल्फा का मान मेरे को कितना प्राप्त हो गया है कोस इनवर्स 1/√3। ये तो मैंने अभी क्या प्राप्त कर लिया है जो सदिश आपका a प्लस बी प्लस सी और सदिश a के जो मध्य कोण था वो आपने प्राप्त कर लिया, जो आपको कितना प्राप्त हुआ है कोस इनवर्स 1/√3 ये आपको प्राप्त हुआ है। अब इसी तरह से क्या करना आपको इसी सदिश का जो बाकी सदिश है उनके बीच का कोण भी आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं कि अब जैसे मान लो आपको क्या लेना है, आपको ये लेना है कि आपने मान लिया एक बार माना सदिश a प्लस बी प्लस सी और इस बार आपने सदिश b माना है, इनके मध्य कोण आपने क्या मान लिया बीटा कोण मान लिया। तो अब आप जानते हैं कि कोस बीटा का मान आपका क्या देगा, ये तो आएगा ना सदिश a प्लस बी प्लस सी डॉट सदिश b बटे में आएगा a प्लस बी प्लस सी का परिमाण और ये b का परिमाण। तो ऊपर वाला मान तो आ रहा है मेरे पास a डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। यहाँ देखो दोनों का प्रमाण क्या आएगा मेरे पास, ये तो आ जाएगा √3 आ जाएगा इसका प्रमाण तो, और इसका प्रमाण क्या आएगा वैसे भी आएगा। अब इसका मान 0 होता है, ये होगा मेरे पास b के प्रमाण का स्क्वायर, ये 0 है ही। अब देखो यहाँ पर √3 है तो देखो a देखो तीनों आपके बराबर है, a का b का c का तीनों बराबर है तो इसको भी आप a लिख दोगे, और जो ऊपर आपका मान आ रहा है वो क्या आ रहा है b स्क्वायर आ रहा है बटे हमारा √3a स्क्वायर। तो आपको फिर से पता है कि b का मान a के बराबर है ना, तो इसको भी आप क्या मानेंगे a स्क्वायर बटा √3 a स्क्वायर, इन्हें काट लोगे और मेरे पास कोस बीटा का मान क्या देगा मेरे पास 1/√3 और बीटा का मान भी क्या आ गया मेरे पास है कोस इनवर्स 1/√3। तो मैंने अल्फा और देखो बीटा का मान मैंने प्राप्त कर दिया है। अब जो गामा है उसका मान आप खुद प्राप्त कर लेना, और इस तरह से आपके तीनों के तीनों कोण क्या आ जाएंगे बिल्कुल समान आ जाएंगे, और आप सिद्ध कर देंगे कि ये जो आपका सदिश a प्लस बी प्लस सी है वो इन तीनों सदिशों के साथ क्या करता है समान रूप से कोण वो बनाता है। ये था आपका सवाल, इसका 15 का सवाल था उसका, ये पहला पार्ट था। अब देखो 15 का जो सवाल आपका है इसमें देखो आपको एक सेकेंड पार्ट और दिया गया है
और सेकेंड पार्ट में देखो क्या दिया गया है उसको आप वो देख लो। सेकेंड देखो पार्ट में इसमें दिया गया है 15 के एग्जाम्पल में आपको इसमें लिखा है कि यदि सदिश ए बी सी क्रम से 3 4 5 प्रमाण के सदिश है, यानी सदिश ए का प्रमाण है 3, सदिश बी का प्रमाण है 4 और सदिश सी का प्रमाण है 5, और साथ में क्या रहा है यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब हो, यानी प्रत्येक सदिश क्या रहा है बाकी 2 सदिशों के योग पर क्या रहा है लंब आ रहा है। लंब आने का मतलब इनका मान 0 आएगा। इसी तरह मान लो अगर आपका 20 सदिश लोगे तो ये c प्लस ए के योग पर लंब है, और जो c है वो a और b के योग पर भी क्या है परपेंडिकुलर है। इक्वल मेरे पास क्या रहा है 0, यानी परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया a डॉट बी प्लस सी या b डॉट सी प्लस ए इक्वल सी डॉट ए प्लस बी इक्वल क्या आएगा 0 आएगा। तो ये परपेंडिकुलर की आपने यहाँ पर शर्त वो दी गई है। अब आपसे पूछा क्या है, तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का आपको प्रमाण ज्ञात करना है। अब जो सदिश a प्लस बी प्लस सी का जो प्रमाण है वो आपको यहाँ पर क्या करना है प्राप्त करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के जो परिमाण का स्क्वायर होता है उसको आप क्या मान सकते हो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखो जब आप इसमें बंटन नियम लगाओगे तो बंटन रूल से क्या होगा मेरे पास a डॉट आ जाएगा। एक बार देखो मैं इस a को काम दे रहा हूँ, मैं इसको मैं इसके साथ अलग लगाऊंगा और इन दोनों के साथ में अलग लगाऊंगा रूल, तो मेरे पास आ रहा है a डॉट है। चलो एक बार लिख दो आप इसको a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह आपने लिया b बाद में सदिश ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद आपने c सदिश लिया डॉट a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस a को लिखना पड़ता आपको बेंटन नियम से a डॉट ए आ गया, फिर आ रहा है a डॉट बी प्लस सी। इसको आप इसी फॉर्म में लिख दो, ठीक है ना। एक तो खुद के साथ गुणा, बाकी दोनों को आप एक साथ ही डॉट लगा दो इनके। फिर आ रहा है b डॉट a प्लस b डॉट सॉरी मैंने पहले क्या लिख दिया मैंने b डॉट आपका देखो क्या देगा, एक तो b आ जाएगा सीधा, फिर इन दोनों के साथ आप लगा दो एक साथ, यानी b डॉट लगा दिया आपने c प्लस a में अलग से रूल अपना। इसी तरह आप लगाते हैं जो c डॉट है वो आपका a प्लस बी तो आ रहा है अलग से, प्लस c डॉट सी आपका आ रहा है अलग से, ठीक है ना। ये इस तरह से आपने अपना जो रूल है यहाँ पर लगा दिया है। अब देखिए आपको पता है इसको आप लिख दोगे a के परिमाण का स्क्वायर, और देखो इसका मान आपको जो 0 दिया गया शुरुआत में ये रहा यहाँ पर, इन तीनों का देखो मान आपके पास क्या रहा है बिल्कुल 0 आ रहा है। तो यहाँ पर ये मान मेरे पास हो गया 0, फिर ये b के परिमाण का स्क्वायर, फिर ये 0, फिर ये 0 और ये c के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो a का परिमाण आपको पता है कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फिर b का परिमाण है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 प्लस 25 यानी 50 आ गया मेरे पास। ये 50 अभी आपको क्या प्राप्त हुआ है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको तो इसका परिमाण निकालना है। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो आपके पास क्या देगा √50 मात्र का देगा, क्योंकि परिमाण ले रहे हो आप, इसका मैग्नीट्यूड आप प्राप्त कर रहे हो, इसलिए क्या आएगा ये बिल्कुल पॉजिटिव में आपको प्राप्त होगा। तो ये हमने क्या प्राप्त कर लिया है a प्लस बी प्लस सी है, उसका आपने मैग्नीट्यूड जो है वो आपने √50 मात्रक यानी यूनिट्स आपने प्राप्त कर लिया है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिनके बारे में आप और देख लो। तो इसी श्रृंखला में देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है एक प्रश्न है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, और एक एग्जाम्पल आ रहा है मेरे पास 24 नंबर का एग्जाम्पल है, वो देखो आप। देखो एग्जाम्पल नंबर 24 में आपके पास ये आ रहा है, और उस 24 नंबर एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है वो देखो एक बार आप पहले। 24 नंबर एग्जाम्पल में आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास एक तो वेक्टर आ रहा है कौन सा, ये a प्लस बी, फिर आ रहा है b प्लस सी, उसके बाद में आ रहा है c प्लस ए। इनका जब आप प्रमाण लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2। ये हालांकि प्रमाण नहीं है, ये आपका ब्रैकेट वाला सिस्टम है, ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट्स वाला सिस्टम आपका ये, यानी डिटरमिनेंट्स आपका a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसके बराबर आएगा
डबल आएगा डिटरमिनेंट्स जो आपका ए बी और सी, इसके क्या आएगा, बिल्कुल ये आपका डबल आएगा। ये आपको इसमें भी क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपने इसमें क्या कर लिया है, सबसे पहले आपको इसमें ये लेना पड़ेगा कि जब आप अपने यहाँ पर मान लेते हो काम में कौन सा, कि जब आप इसके हल की बात करते हो सॉल्यूशन की, तो आपको पता है कि a प्लस बी ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा किसके, b प्लस सी क्रॉस c प्लस a के। क्योंकि आप जानते हो ना मेरे पास देखो डिटरमिनेंट्स जो ABC होता है, इसका मतलब ये तो होता है ना a डॉट b क्रॉस c, इसका ये मतलब होता है। तो इसी रूल के हिसाब से मेरे पास क्या आ गया, ये तो आ रहा है पहले यहाँ पर, फिर डॉट आ गया, फिर b क्रॉस c आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, इस बाहर वाले मान को तो बिल्कुल देखो मेरे को करना है सेम एक बार, यानी आपने बीच में जो LHS है देखो उसका चयन कर लिया, तो वो लिख दो पहले एक बार आपने यहाँ पर LHS का चयन क्या है, जो आ रहा है a प्लस बी प्लस सी वेक्टर और c प्लस a वेक्टर। अब देखिए इसको आप क्या करेंगे, a प्लस जो b है इसको तो आपको करना है यहाँ पर डॉट में, और आगे मेरे पास क्या देगा b प्लस सी और क्रॉस c प्लस a, ये आ जाएगा इसके क्रॉस में। अब देखो आगे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये a प्लस बी तो रहेगा मेरे पास सेम, यहाँ डॉट आ रहा ही। अब देखो इसमें मैं बंटन नियम का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बंटन नियम से क्या देगा पास, जो b क्रॉस है वो आएगा c प्लस a के, और प्लस c क्रॉस है वो आएगा c प्लस a के। ये बात आपने बंटनता से लिख दी है, बंटनता से। अब जब आपने इसमें बंटन रूल फॉलो कर लिया तो a प्लस देखो b तो पड़ा है बाहर एक बार पहले से, यहाँ पर तो सेम। अब देखो यहाँ वाला जो मान आपका है देखो ये क्या बन जाएगा, एक बार तो आ जाएगा b क्रॉस c आ जाएगा ये, प्लस एक बार आ जाएगा b क्रॉस a आ जाएगा। तो आपने इन दोनों में अलग अलग क्रॉस का रूल लगा दिया ना। इसी तरह आपका मान आएगा c क्रॉस c और प्लस में c क्रॉस a आ जाएगा ये। अब देखो जब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो याद देखो मेरे पास यहाँ पर तो क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है पहले से बाहर, ये तो शेप, ये तो वेक्टर आ रहा है a प्लस बी, फिर डॉट लगा दिया आपने। यहाँ पर मेरे पास है b क्रॉस c है ये वेक्टर, प्लस यहाँ पर आ रहा है b क्रॉस a वेक्टर, उसके बाद में इसका मान 0 होता है, फिर आ रहा है c क्रॉस a वेक्टर। क्योंकि आप जानते हैं ना कोई भी किसी भी वेक्टर का जब आप खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, आपका 0 होता है। तो उस नियम के हिसाब से c क्रॉस c का मान आपके पास कितना हो गया है, 0 हो गया है। अब देखो आपको दोबारा से अपना बंटन जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आपको रूल लगा देना है। तो आपने क्या कर दिया, पहले जो a प्लस बी है ना इसका डॉट प्रोडक्ट आपने किसके साथ कर दिया है, b क्रॉस c के साथ कर दिया है। इसी तरह से आपने जो a प्लस बी है उसका आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया है, b क्रॉस a के साथ। इसी तरह से जो आपने ये a प्लस बी है इसका आपने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दिया है, c क्रॉस a के साथ कर दिया है। अब देखो जब आपने देखो इन सब में ये डॉट प्रोडक्ट का रूल लगा दिया है तो अब आपके पास देखो क्या आएगा यहाँ पर भी। अब इसमें देखो आपने दोबारा से क्या कर दिया, बंटनता जो नियम है उसका आपने दोबारा से प्रयोग कर लिया है। तो मैंने में लिख दिया a डॉट b क्रॉस c आ रहा सेम आगे, फिर b डॉट b क्रॉस c आ रहा है, उसके बाद में प्लस a डॉट b क्रॉस a आ रहा है, फिर प्लस b डॉट b क्रॉस a आ रहा है, प्लस a डॉट c क्रॉस a आ रहा है, प्लस b डॉट c क्रॉस a आ रहा है। तो ये आपने फिर से जो बंटनता नियम है उसके हिसाब से आपने ये सारी बातें लिख दी है। अब यहाँ पर देखो आपका जो सदिशों का त्रिक गुणफल होगा यहाँ पर रूल बटर आपका, ये आपका डिटरमिनेंट्स ABC बन जाएगा, और ये आपके पास क्या देगा, डिटरमिनेंट्स BBC आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट्स AB A आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका
डिटरमिनेंट्स बी बी ए आ जाएगा। उसके बाद देखो ये मेरे पास आ जाएगा डिटरमिनेंट्स ए सी ए आ जाएगा। उसके बाद में आएगा डिटरमिनेंट्स बी सी और ये ए आ जाएगा। तो ये आपने अभी तक इसमें जो अपना रूल है वो आपने लगा दिया है। अब देखो ये पहले वाला, देखो मेरे पास ये ए बी सी का डिटरमिनेंट्स देखो तो बिल्कुल आ रहा है सेम यहाँ पर। अब देखिए जब आपको मैंने बता रखा जब दो समान आ जाएगा तो डिटरमिनेंट्स का मान आपको क्या होता है, जीरो देगा। तो ये जीरो हो गया, फिर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, लास्ट मेरे पास क्या रहा है, बी सी ए का डिटरमिनेंट्स है वो आ रहा है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर केवल दो बचे हैं। एक तो बचा है ए बी सी का डिटरमिनेंट्स और एक मेरे पास क्या बचा है, बी सी ए का डिटरमिनेंट्स ये बचा है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर पता है कि उत्तर आपको ए बी सी के फॉर्म में लेके आना है ना। तो देखो इसमें तो आपने कोई प्रकार का चेंज किया नहीं है। अब देखो जब आप इसको ए बी सी के फॉर्म बनाओगे तो पहले आप देखो ए को यहाँ पर लाओगे और बी को आप यहाँ पर लाओगे तो आगे आपका माइनस आएगा। फिर आप बी और सी को वापस बदलोगे तो वापस माइनस आएगा, तो मान आपका प्लस हो गया और सीधा आपने इसको क्या कर दिया है, ए बी सी कर दिया है। ये डबल हो गया आपके दो डिटरमिनेंट्स ए बी और ये सी बराबर मेरे पास क्या रहा है, आर एच एस इति सीधम। तो ये क्वेश्चन में आपको इस तरह से प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल चॉइस है वो बताया है। अब देखिए कुछ और जो क्वेश्चन है उनकी देखो हम बात कर लेते हैं। तो और अगर हम प्रश्नों की बात करें तो आप लगभग ये सारे प्रश्न इसके वो कर सकते हो। समांतर षटफलक का जो आयतन है उसका आप फॉर्मूला पढ़ लेना, उसके हिसाब से निकाल लेना उनको। और फिर और देखो अगर हम प्रश्नों की बात करें तो उसमें देखो जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे आपका एक क्वेश्चन है इसमें कि यार आपका जैसे 33 नंबर का उदाहरण देखो आप, उदाहरण नंबर 33 में क्या रहा आपके पास। देखो अगर हम उदाहरण नंबर 33 की बात करें तो देखो उसमें आपको कुछ ये प्रूव करना है, यानी इसमें आपके पास आ रहा है सिद्ध करना, आपको क्या आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। यानी आपके पास एक ये डिटरमिनेंट्स की फॉर्म आ रही है और डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में क्या लिखा हुआ आपके पास, एक तो लिखा पहले ए क्रॉस बी, हम एग्जाम्पल 33 की बात कर रहे हैं, इसमें आ रहा है ए क्रॉस बी और उसके बाद में क्या लिखा है इसने, फिर लिखा है इसने बी क्रॉस ए और उसके बाद में लिखा है इसने सी क्रॉस ए। और देखो बराबर में आपको इसमें सिद्ध क्या करना है, बराबर में आपको इसमें सिद्ध करना है ए बी सी के डिटरमिनेंट्स का स्क्वायर आपको इसमें प्रूव करना है। ए बी सी के डिटरमिनेंट्स का जो स्क्वायर आएगा वो इसमें आपको अभी क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप जो अपना यहाँ पर डॉट वाला तरीका है वो आप इसमें लगा देंगे और इसको हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें लिया LHS, जो मेरे पास आ रहा है ए क्रॉस बी, फिर आ रहा है बी क्रॉस सी, फिर आ रहा है सी क्रॉस ए। और देखो जो इसका रूल पढ़ रखा आपने वही पढ़ रखा है, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ये रूल आपका, यानी ए क्रॉस बी डॉट, उसके बाद में आएगा बी क्रॉस सी और क्रॉस सी क्रॉस डी। ये आपने इसका जो रूल है वो पढ़ रखा है। अब देखो मैं एक बार यहाँ पर क्या करूँगा, मैं मान लूँगा जो बी क्रॉस सी है ना उसको एक बार मैंने वेक्टर ई मान लिया है। जो आपके पास बी क्रॉस सी आ रहा है उसको आपने क्या मान लिया है, एक बार वेक्टर जो आपका होता है कौन सा, जो ई वेक्टर है उसको आपने ये एक बार मान लिया है। अब देखिए, अब देखो ये ए क्रॉस बी देखो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सेम एक बार, और यहाँ पर मेरे पास मान आ गया ई वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस डी आ रहा है ये। अब देखिए ये ए क्रॉस बी तो रखना आपको सेम एक बार यहाँ पर भी, और यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला रूल आ रहा है। तो आप देखो जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो रूल होता है आपका वो होता है ए सी बी माइनस ए बी सी। यानी आपको मैंने बिल्कुल इसको याद रखने का तरीका बता रखा है, ए सी बी माइनस ए बी सी की शर्त आपको याद रखनी है, ठीक है ना। इस शर्त के हिसाब से को आपका मान क्या आएगा, पहले ए का मान तो मेरे पास आ रहा है ई डॉट,
बाद में आएगा सी का मान मेरे पास है सी क्रॉस डी आ रहा है। और उसके बाद देखिए ए सी बी आएगा बाद में आगे इसके। अगर अब देखो इसके बी की बात करें तो बी देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे पास है वापस से ए सी बी। तो इसको देखो आपने एक बार दोबारा देखो इसको आप जो इसमें रूल है तो ए सी बी आएगा, पहले ए डॉट सी का मतलब क्या है यहाँ पर ई डॉट डी आ जाएगा, ए सी बी और ये मेरे पास आगे सी, ए सी बी माइनस बाद में आएगा ए बी सी यानी ई डॉट सी और बाद में क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो देखो इस तरह से आपने इसमें जो अपना रूल है वो लगा लिया है, यानी ए सी बी माइनस ए बी सी वाला ये रूल आपने अप्लाई कर दिया है। अब देखो ये ए क्रॉस देखो जो बी है वो तो रहेगा एक बार बाहर पहले से बिल्कुल, इसमें तो आपको चेंज करना नहीं है। अब देखो यहाँ पर जो आप ई का मान है वो देखो एक बार आप दोबारा रख देंगे। जब आपने ई का मान दोबारा रखा तो ई का मान क्या था आपका बी क्रॉस सी था और साथ में हमने इसके लगा दिया डी लगा दिया इसके इंटू में। और इसके देखो बाहर क्या आ रहा है मेरे पास, बाहर देखो इसके गुणा में एक और आ रहा है क्या, इसके बाहर आ रहा है सी, ठीक है ना। चलो ऐसा करो आप इसको मिडिल वाला ये बना लो और इसको आप बना लो एक बार लार्ज वाला बना लो, ठीक है ना, इसको लार्ज वाला बना लो एक बार। और यहाँ देखो मेरे पास वापस क्या जाएगा, तो ई है ना उसका मान तो वापस क्या आ गया बी क्रॉस से सी आ गया है और बाहर देखो सी आ रहा है वापस इंटू में। और इसको आपने एक बार क्या लिख दिया है, ये मिडिल वाला लिख दिया है, बाहर इसकी वेक्टर डी आ रहा है, ये आपने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब देखो ये देखो तो आपका ए क्रॉस बी है ना उसको तो बिल्कुल आपको रखना सेम एक बार डॉट। अब देखो इन तीनों से तो आपका रूल बनेगा, देखो मैंने आपको बता दिया कितना, चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, चाहे आप बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो, इन दोनों का एक ही मतलब होता है। इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो, इन दोनों को चाहो तो आप ए बी सी लिख सकते हो, इन दोनों को चाहो तो आप बी सी ए लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो इसी नियम के हिसाब से जब मेरे पास ये बी क्रॉस सी डी आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, बी सी डी का डिटरमिनेंट्स लिख दूंगा और साथ में आ जाएगा सी, ठीक है ना। इसी तरह को मैं क्या करूँगा, इसको मैं बी सी सी का लिख दूंगा डिटरमिनेंट्स बी और सी और सी, साथ में इसके आ रहा है डिटरमिनेंट डी आ रहा है और ये आपने दिया सेम एक बार, ठीक है ना। आपने देखो इसको भी याद कर लिया है और देखो बाहर आपके पास यहाँ पर क्या बिल्कुल ये डॉट में चल रहा है। अब देखो जब ये डॉट में है तो ये अंदर वाला में जाके सबके साथ क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा बंटनता नियम से। लेकिन डॉट करने के लिए आप ऐसा करो, इसको उसके उस साइड में गुणा करवा दो, ठीक है ना भैया आप, यानी आप देखोगे बी सी डी ये तो पहले है, अब सी के डॉट में क्या आ गया आपका ए क्रॉस बी आ गया है क्योंकि यहाँ बाहर डॉट लगा हुआ था, माइनस यहाँ पर देखो आपका बी सी सी तो आ रहा है सेम एक बार और डी इसके डॉट में क्या आएगा ए क्रॉस बी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आपका चाहे आप ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो इसमें आपका कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो ठीक है, वो आपने इसमें भी लिख दिया सेम। अब देखो उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर भी कि ये तो मेरे पास क्या रहा है बी सी डी का रहा है डिटरमिनेंट्स और यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है। अब देखो इन तीनों से आपका क्या बन जाएगा, आपका सी ए बी का डिटरमिनेंट बन जाएगा, यानी सी ए बी का डिटरमिनेंट्स माइनस यहाँ पर मेरे पास है बी सी और ये सी और बाद में आ रहा है मेरे पास क्या, इन तीनों से आपका बन जाएगा कौन सा डी ए बी का डिटरमिनेंट्स बन जाएगा, ठीक है ना। ये देखो आपको यहाँ पर भी 4 डिटरमिनेंट्स है वो आपको प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए जिनमें 2 समान मान आते हैं वो तो आपका मान 0 ही होता है, आपको पता है इस बात का पहले से। तो यहाँ पर देखो ये जो मान आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपका मान, किसमें बी सी सी आर आपका। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये बी सी डी का जो डिटरमिनेंट्स है तो मेरे पास आ रहा है सेम, फिर साथ में आ रहा है क्या सी ए बी का जो डिटरमिनेंट्स है वो भी मेरे पास बिल्कुल क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो भाई सॉरी इसमें मैंने ये गलती से क्या कर दिया, मैंने इसको ए को डी मान लिया, डी नहीं है कहीं पर भी, ए ही है आपका, ठीक है ना। जहाँ जहाँ आपका ये डी लग रहा है ना आपको, ये डी कहीं पर भी नहीं है आपका, बिल्कुल सब जगह क्या है ये ए है, ये मैंने इसको गलती से डी लिख दिया। जहाँ जहाँ पर आपका डी है वो सारा क्या आपका ए है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना, मैंने गलती से क्या लिख दिया, डी लिख दिया मैंने, ये सब जगह आपका ए है भी, इसमें डी कहीं पर भी नहीं है, प्रश्न में आपको डी कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो ये सारा बिल्कुल क्या आपका ए है, ठीक है ना, कहीं पर डी नहीं है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल क्या ये ए है आपका, ठीक है ना। ये सारे आपके ए बी सी फॉर्म में है।
अब देखो मैंने इसमें क्या कर लिया यहाँ पर भी, अब इनको देखो आपको अपना उत्तर ABC फॉर्मूले लेके आना है ना। तो देखो जब मैं A को यहाँ पर ले जाऊँगा तो B को यहाँ पर ले जाऊँगा, फिर दोबारा परिवर्तन करूँगा तो 2 बार होगा तो मान क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस वापस क्या हो गया प्लस हो गया, यानी तो मेरे पास आ रहा है ABC का डिटरमिनेंट्स। इसी तरह आप देखिए इनमें पहले आप इसको यहाँ लाओगे फिर आप इनको बदलोगे तो वापस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस देगा, AB और ये C। अभी आपके पास क्या आ रहा है, जो ABC है उसके डिटरमिनेंट्स का क्या आ गया, बिल्कुल स्क्वायर आ गया है, और आपने ये क्या प्राप्त कर लिया, इसका जो RHS है वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो ध्यान देना कि मैंने जहाँ पर D लिखा था वहाँ कहीं पर भी D नहीं है, सब जगह आपके पास बिल्कुल क्या है A लिखा है। मैंने गलती से वो D लिख दिया था जबकि वास्तव में क्या था वो आपका A था, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो इसकी वजह से थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, ये A है आपका, कहीं पर भी D नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन आप इस तरह से इसके कर सकते हैं। अब देखो कुछ और प्रश्न है, देखो हम उनकी भी बातें कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम और क्वेश्चनों की बात करें तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं जो आपकी बुक में प्रश्न है, इसमें आप देख लो ये जो आपका सवाल है, जैसे 15वां इसमें प्रश्न आपका है, जो प्रश्नावली है ना आपकी 13.4, इसमें 15वां और 16वां ये दोनों प्रश्न आप एक बार इनको देख लो कि 15वें और 16वें में आपको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखो आप इसमें सवाल नंबर 15, तो देखो 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका आ रहा है इसमें, उसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको, 15 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है, इसमें लिखा है मेरे पास कितना कि ए वेक्टर तो आपके पास आ रहा है 2i + 2j + 3k, वेक्टर ए तो आ रहा है मेरे पास से 2i कैप 2j कैप और 3k कैप, ये तो मेरे पास हो गया वेक्टर ए की वैल्यू, ठीक है ना। और जो वेक्टर बी आ रहा है मेरे पास, वो मेरे पास कितना आ रहा है, वेक्टर जो बी आपके पास है वो -i + 2j + k आ रहा है, -i कैप + 2j कैप + k कैप। और जो वेक्टर सी आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 3i + 3j कैप आ रहा है, 3i + 3j कैप। और साथ में जो a + लैम्डा बी वो क्या सी पर लंब है, यानी a + लैम्डा बी क्या है, सी पर लंब है। तो आपको जो सी लैम्डा है उसकी आपको वैल्यू प्राप्त करनी है, यानी जो a + लैम्डा बी वेक्टर है वो आपका डी सी पर क्या आ रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है। तो आपको वहाँ पर क्या फाइंड करना है, जो लैम्डा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखो इस सवाल का सॉल्यूशन आप, तो देखिए आपके यहाँ पर प्रश्न आंसर क्या देखा है, तो a + लैम्डा बी है वो सी पर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करो, a + लैम्डा बी वेक्टर प्राप्त करो आप, जो आएगा 2i कैप 2j कैप और 3k कैप प्लस लैम्डा, और वेक्टर बी मेरे पास आएगा -i कैप + 2j कैप और प्लस में k कैप। जब इसको आप सरल करते हो तो देखो मेरे पास क्या आ गया, ये 2 - लैम्डा i कैप और प्लस में 2 + 2 लैम्डा और ये j कैप प्लस में फिर 3 + लैम्डा k कैप। तो ये अभी आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ये आपके पास क्या था, a + लैम्डा बी वेक्टर था। अब देखिए प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, जो वेक्टर a + लैम्डा बी है ये किस पर परपेंडिकुलर है, सी पर परपेंडिकुलर है। इस बात का मतलब जो a + लैम्डा बी वेक्टर है इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये तो मेरे पास है कितना, 2 - लैम्डा i कैप फिर 2 + 2 लैम्डा j कैप फिर 3 + लैम्डा k कैप। अब सी वेक्टर तो मेरे पास आ रहा है कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 3i कैप प्लस 3j कैप और बराबर में क्या आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का आप भूल जाते हैं कि आपको i को i के साथ गुणा करना, j को j के साथ और k को k के साथ गुणा। तो 2 - लैम्डा जो है ना वो तो हो गया 3 के साथ गुणा, प्लस 2 + 2 लैम्डा है वो भी हो गया 3 के साथ गुणा, बराबर 0 आ रहा है। अभी आएगा 6 - 3 लैम्डा
प्लस ये आएगा 6 प्लस 6 लेमडा बराबर 0। अब देखो 6 और 6 ये तो कितने हो गए, जुड़ के 12 हो गए, इन 12 और ये आगे प्लस के कितने 3 लेमडा आगे बराबर 0। और अब देखो 3 लेमडा बराबर आ रहा माइनस का 12, लेमडा आ गया माइनस का 12/3 और लेमडा आ गया माइनस का 4। तो इस तरह से जो आपको लेमडा था उसकी आपको राशि प्राप्त करनी थी, जो कितने प्राप्त हो रही है आपको माइनस में 4 प्राप्त हो रही है। अब देखो इसी एक्सरसाइज यानी 13 की में आप एक जो 16वां प्रश्न है वो आप और देख लो कि देखो 16वें प्रश्न में आपको इसमें क्या दिया गया है। देखो अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो इसमें आपको दिया गया है, क्या दिया गया आपको इसमें देखो आपके पास 3 ABC क्या आ रहे हैं, मात्रक सदिश आ रहे हैं। देखो जब भी मात्रक सदिश नाम आए ना तो उस बात का मतलब है कि तीनों का परिमाण क्या बिल्कुल समान है और कितना है 1 है। तीनों का परिमाण आपको 1 मात्रक दिया गया। इन मात्रक सदिश होने का मतलब तीनों का मान आपका बिल्कुल क्या रहा है 1 इकाई सदिश का, जो 1 मात्रक गण का क्या रहा है परिमाण वो आ रहा है, यानी मेन रूट इनका। और साथ में जो A प्लस B प्लस C क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपको प्राप्त क्या करना है, तो आपको A डॉट B वेक्टर प्लस B डॉट C वेक्टर C डॉट A है उसका मान आपको प्राप्त करना है। अब देखिए ये मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखो शुरुआत में मेरे पास क्या आ रहा है A प्लस B प्लस C बराबर 0 आ रहा है। मैं देखो यहाँ पर दोनों पक्षों का देखो वर्ग करता हूँ, मैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तो आप इसको यूँ मान लो या फिर आप इसको यूँ भी मान सकते हैं कि जो A प्लस B प्लस C का मेरे पास जो वर्ग है यहाँ पर वो 0 आ रहा है बराबर। या तो भाई आप इसको यूँ मान लो, अगर आप इसमें देखो वर्ग नहीं करना चाहिए ना तो देखो आप पास ये भी तरीका है कि दोनों तरफ आप क्या करेंगे, इस A प्लस B प्लस C वेक्टर ना इसको आपको A प्लस B प्लस C वेक्टर से क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है 0 के साथ। तो आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट आप 0 वेक्टर के साथ तो मान उसका 0 होगा ना, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इधर वाला मान आप क्या देगा इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा दोनों का। तो ये आप इन दोनों का भी क्या कर रहे हो, आप डॉट प्रोडक्ट आप कर रहे हो, ठीक है ना। और अब देखो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर पता है कि सबसे पहले मैंने क्या करवा दिया है, मैंने A डॉट A प्लस B प्लस C के साथ क्या कर दिया है डॉट प्रोडक्ट कर दिया है। इसी तरह देखो मैंने जो B है B का मैंने कर दिया किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है वो A प्लस B प्लस C के साथ क्या कर दिया है डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह C का भी क्या हो रहा है A प्लस B प्लस C के साथ डॉट प्रोडक्ट और बराबर मेरे पास क्या रहा है 0। ये आपने बंटनता से लिखा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब अब आप इनको जो मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको यहाँ पर पता है इसको तो आप लिख दोगे A डॉट A पहले, फिर आएगा A डॉट B, फिर आएगा A डॉट C। इसी तरह आपका ये मान आएगा पहले B डॉट A आएगा, फिर आएगा B डॉट B, फिर आएगा B डॉट C, फिर आएगा C डॉट A, उसके बाद में आएगा C डॉट B, उसके बाद में आएगा C डॉट C बराबर मेरे पास क्या रहा है 0 आ रहा है। अब देखो A डॉट A का मतलब आप इसको A के प्रमाण का स्क्वायर मान सकते हैं, इसको आप A डॉट B सेम ही रख लोगे, इसको आप C डॉट A कर दोगे, इसको आप A डॉट B कर दोगे क्योंकि ये कर्व में नहीं होता है आपका कम्यूटेटिव होता है। फिर आ रहा है B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर B डॉट C आ रहा है सेम, यहाँ पर आ रहा है C डॉट A, यहाँ पर आप इसको भी क्या कर दोगे B डॉट C कर दोगे, इसको आप C के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे। अब देखो ये A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 है, B का भी 1 है और C का भी क्या है 1 है, तो इसको तो पहले आपने दिया 1। फिर आपका देखो ये A डॉट B देखो ये साथ में इसकी एक और भी आ रही है, ये डबल हो गया आपके, तो 2 A डॉट B हो गई ये। फिर आपके 2 क्या हो गया 2 C डॉट A हो गया आपके, और 2 क्या हो गया आपके 2 B डॉट C हो गए। इसके बाद देखो B के मिनट का स्क्वायर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, फिर C का भी हो गया 1 बराबर क्या रहा है 0 आ रहा है। अब देखो इन समय पहले आप 2 कॉमन लो बाहर, तो आपको माना आएगा A डॉट B प्लस B डॉट C
प्लस सी डॉट ए। और जो इन तीनों का सम क्या हो गया आपका 3 हो गया, और 3 को आप इधर लियो तो माइनस का 3 हो गया ये। अब 2 अगर इसके डिवाइड में आएगा तो आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वली मेरा माइनस का 3/2। तो ये जो मैंने आपको बताया अभी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, उससे समझे तो आपने जो इसकी स्टडी है वो की है। बाकी क्वेश्चन आप खुद निकाल सकते हैं, उनमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में किसी में आपको अगर दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अब देखिए हम आगे बात करते हैं किसकी। अब आप कुछ सवाल ऐसे देखिए जो आपकी प्रश्नावली 14 की है, उससे समझे को कुछ प्रश्नों की हम बातें कर लेते हैं। तो देखो 14 की प्रश्नावली का जो आपका रिवीजन है उसमें सबसे पहले देखो आज हम बात करते हैं किसकी 14 पॉइंट। देखो 1 और 2 की बात करते हैं। और 14 पॉइंट अगर देखो हम 1 और 2 की बात करें तो देखो इसमें आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो पहले क्या करने ध्यान में रखने हैं, जो मैंने आपको हालांकि लिखवा रखे हैं पहले से। फिर भी देखो आप एक बार उनको दोबारा से देख सकते हो। देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है आपका दिक् अनुपात होता है। आप 3D पढ़ रहे हो, इसमें एक तो पॉइंट आपका आएगा किसका, दिक् अनुपात का। दिक् अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास से कोई वेक्टर आ रही है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के का। तो यहाँ पर जो आपका ये इनकी जो अदिश राशि है यहाँ पर ये एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाएंगे, इनके दिक् अनुपात वो कहलाएंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो ये इस फॉर्म में आ रहा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो जो ए अनुपात बी अनुपात सी है वो क्या कहलाएगा, इनका दिक् अनुपात कहलाएगा, यानी डायरेक्शनल रेशियो है वो कहलाएगा। और अगर देखो आप इसकी दिक् कोसाइन की बात करें, दिक् कोसाइन, तो उसका आपने तरीका बता रखा प्लस माइनस ए अपन रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस बी अपन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस सी के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो जाएगी इनकी डायरेक्शन रेशियो। अब नॉर्मल सी बात है, जो दिक् अनुपात होता है उसका मतलब क्या होता है, यानी डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है अगर कोई भी आपका वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसमें उसकी जो स्केलर वैल्यू है उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, उनका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, यानी दिक् अनुपात कहलाता है। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो जो वेक्टर आपका किसी भी अगर मान लो दिशा में जा रहा है तो उस दिशा में उसका जो यूनिट वेक्टर होता है उनका जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका दिक् कोसाइन कहलाएगा, ठीक है ना। अब अगर मान लो आपके पास ये 2 पॉइंट आ रहे हैं इस तरह से, एक मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट, तो मान लो यार मेरे पास x1 y1 और z1, और इसका लास्ट पॉइंट आ रहा मान लो x2 y2 और z2। अगर आपको इसका DRN डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। और अगर आप इसमें डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो उसका मैंने आपको तरीका बता रखा है कि x2 माइनस x1 है, इसमें आप क्या करेंगे, जो AB का परिमाण होगा उसका डिवाइड कर देंगे, फिर y2 माइनस y1 में क्या करेंगे आप इससे AB का जो परिमाण होगा उसकी बात कर लेंगे आप, फिर z2 माइनस z2 में भी आप क्या करेंगे, इस AB का मैग्नीट्यूड है उसकी आप बातें करने वाले हैं। तो एक तो आपको ये नॉर्मल सी बात ये ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा देखो लाइनों के, देखो आप बात कर रहे हो शुरुआत में, जो लाइन होती है आपकी, ये मान लो लाइन है कोई भी, इसके आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। और मान लो ये क्या है, इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, और इसका ये मान लो यहाँ पर क्या है, कोई पासिंग पॉइंट है ए, जिसके डायरेक्शन क्या है, ए है। तो ए तो क्या है, इसके सिचुएशन पॉइंट है पॉइंट ए के, और बी क्या है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है। अब जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, आपकी आएगी आर इक्वल ए प्लस लेमडा बी आएगी। ध्यान रखना, जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। ये तो इसकी कौन सी फॉर्म में हो गई है, ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म में हो गई है लाइन की इक्वेशन। और अगर मान लो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में पूछ लें तो आपको देखो उसमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा इसमें कि जो मेरे पास आएगा यहाँ पर क्या, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी।
ये रूल आपको कब लगाना है, जब कोई लाइन आपको एक पासिंग पॉइंट दिया जाए और वो एक वेक्टर की आए बिल्कुल पैरेलल आए, तो उस कंडीशन में आपको ये वेक्टर फॉर्म का रूल लगाना है, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म का रूल लगाना है। जहाँ पर ए तो क्या है आपका, ए तो पासिंग पॉइंट है, उसके आप क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, और बी क्या है आपका, इसे जो गिवन वेक्टर है उसकी क्या है, वेक्टर फॉर्म है, और ए बी सी क्या है, जो आपको वेक्टर दिया गया है उसके डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो इसी श्रृंखला में बात करें, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर मान लो मेरे पास पॉइंट ए आ रहा है, जैसे मान लो 1 2 3 आ रहा है, और यहाँ पर मान लो मेरे पास क्या आ रहा है, चलो ये मानो आप ये लाइन आपके पास जिसका पासिंग पॉइंट मान लो आ रहा है 1 2 3, और ये एक वेक्टर आपके पास बी बराबर, जो मान लो आप 4i + 2j - 5k, इसकी क्या बिल्कुल पहले आ रही है। तो अब आपसे इस लाइन की क्या पूछिए, इक्वेशन पूछिए, तो इसका तरीका हो जाएगा आपका r बराबर a + λb। अब जहाँ पर a तो क्या इसका पासिंग पॉइंट हो गया, ये जो आएगा i + 2j + 3k कैप प्लस लेमडा, और b क्या है जो पैरेलल आपका वेक्टर हो गया, यानी 4i + 2j कैप - 5k कैप। तो ये तो आ गया लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर जो फॉर्म होती है उस वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन तो आप इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। और अगर आप इसमें कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, तब आपको ये पैरेलल वेक्टर दिया जाए और ये आपको पासिंग पॉइंट दिया जाए, तो उस कंडीशन में आपकी देखो लाइन की इक्वेशन ये आएगी x - x1 / a, y - y1 / b, और z - z1 / c। इनको कन्वर्ट कैसे करना है, x माइनस, देखो x1 का मान मेरे पास क्या होगा, ये तो होगा आपका x1 y1 z1, ये पॉइंट तो, और ये होंगे आपके a b c का मान। तो मेरे पास आ रहा है x - 1 और अपॉन में आ रहा है 4, फिर y - 2 अपॉन में आ रहा है 2, फिर z - 3 अपॉन में आ रहा है -5। तो ये आपने लाइन की इक्वेशन प्राप्त कर ली है। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पास हो गई वेक्टर फॉर्म, एक हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये कब लगाना है, जब आपको कोई भी लाइन के लिए एक पासिंग पॉइंट दिया जाए, एक आपको पैरेलल वेक्टर दिया जाए। तो इस तरह से आपने ये तो पहली प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपने सीख लिया है। अब देखो दूसरी प्रकार का क्वेश्चन, जब आपको दो पासिंग पॉइंट दिए जाएं और उनसे पासिंग पॉइंट वाली लाइन का इक्वेशन पूछ ले, तो आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे मान लो आपके पास इस बार लाइन ये आ रही है, इसका एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और लाइन आपकी कैसे पासिंग हो रही है, जैसे मान लो यहाँ पर ये 1 2 3 से पासिंग हो रही है, या मान लो ये 4 5 मान लो 2 से पासिंग हो रही है। इस लाइन का आपसे क्या पूछा है, इक्वेशन फॉर्म पूछिए, दोनों पूछिए, मान लो आपसे वेक्टर फॉर्म भी पूछिए, और आपसे मान लो कार्टेशियन फॉर्म है वो भी आपसे पूछी है। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, अगर आप लाइन की वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट्स, तो इसका देखो आपको बिल्कुल तरीका ध्यान रखना है, जो क्या होती है r बराबर a + λ b - a, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर a तो इसको डिनोट कर रहा है और b है वो इसको डिनोट कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसकी, वेक्टर फॉर्म को। अब ये तो इसकी होगी वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसमें कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, यानी अगर आप इसकी कार्तीय समीकरण की बात करेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, ये आएगी x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, और z - z1 / z2 - z1। अब देखिए जब आप इनको सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको तो मानना है x1 y1 z1 या x2 y2 और z2, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपके आएगा, इसका आंसर वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ये लाइन की दोनों फॉर्म बताई है। जब आपको दो पासिंग पॉइंट दिया जाए, ये इसकी वेक्टर फॉर्म होती है, ये कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, आप सबसे पहले आपको देखो वेक्टर फॉर्म फाइंड प्राप्त करनी है, और मान लो पासिंग पॉइंट आपके पास आ रहे हैं ये, तो यहाँ पर आएगा r बराबर, अब a वेक्टर कौन सा होगा, a वेक्टर आपका ये होगा i कैप + 2j कैप + 3k कैप प्लस लेमडा। अब आएगा b - है, तो b का मान है मेरे पास कितना, 4i कैप + 5j कैप + 2k कैप माइनस, और जो आपका a का मान मेरे पास क्या रहा है, i कैप +
2j कैप प्लस 3k कैप। अब ये आपका हो गया इसका मान। अब देखो यहाँ पर मेरे पास मान आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा। इसको सोल्व करने पर देखो आपका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का k कैप। ये आपने इसकी वेक्टर जो फॉर्म है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। ये तो आपके पास क्या आ गई है, 2 पॉइंटों से पासिंग होने वाले लाइन की वेक्टर फॉर्म। और अगर आपसे इसकी कार्टेशियन फॉर्म पूछ ले तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना, आपको कार्टेशियन फॉर्म का सीधा सा तरीका याद रखना है। ये रूल आपको काम में लेना है। तो यहाँ पर ये तो बनेगा x1 y1 z1 और ये बनेगा x2 y2 और ये z2। अब इसमें आप मान लिखोगे अपना, तो x माइनस x1 का मान तो आ रहा है 1, फिर आ रहा है 4 माइनस 1, फिर आ रहा है y माइनस 2 अपॉन में आ रहा है 5 माइनस 2, फिर आ रहा है z माइनस कितना 3, उसके बाद में आ रहा है 2 माइनस 3। तो ये आपका मान आएगा x माइनस 1 अपॉन 3 और उसके बाद में आ रहा है y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 3 अपॉन माइनस का 1। तो ये आपने इस लाइन की क्या प्राप्त कर ली है, कार्टेशियन जो फॉर्म है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर ली है। तो देखो एक बार मैंने आपको यहाँ पर जो 14.2 तक के जो रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और साथ में आपको देखो इसमें और भी कुछ बातें देखो ध्यान रखनी है। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास देखो यहाँ होता है, मान लो एक तो हम बात करते हैं किसकी, मतलब आपको मैंने अभी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन जो कोसाइन है उनके बारे में मैंने भी आपको बता दिया है। जो आपका डायरेक्शन रेशियो होता है वो मैंने बोल दिया कि आपका x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होता है। और डायरेक्शन जो कोसाइन होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, उसी में आप क्या करेंगे, उन तीनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का रूट लेके डिवाइड करोगे तो क्या देगा आपका डायरेक्शन कोसाइन। अब देखो इसकी हम देखो बात करते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियो है उनको आप हमेशा ABC से क्या करते हो, डिनोट करते हो। और जो डायरेक्शन कोसाइन है उनको आप क्या करोगे, हमेशा LMN से डिनोट करोगे। हमेशा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। ये इनमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है। लेकिन कभी भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान 1 होना कोई आवश्यक नहीं होता है। अब इसी श्रृंखला में देखो आप जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसके दो कुछ उदाहरण देखिए, आप एग्जाम्पलों के बारे में बात करते हैं। जिसमें देखो आप ये पहले 14.1 की बात करते हैं। देखो उसमें तो देखो 14.1 में देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट आपके पास इसमें लिखा है कि एक रेखा x और y अक्षों को धनात्मक दिशाओं के साथ 30 और 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये रेखा z अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी, ये आपसे अभी यहाँ पर पूछा गया है। देखो कोई रेखा है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है और मान लो ये कोई रेखा आपके पास इस तरह से है। अब यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष और ये आपके पास क्या मान लो z अक्ष है। अब देखो ये इसके साथ बना रही है अल्फा एंगल, इसके साथ बीटा एंगल और इसके साथ बना रही है मान लो क्या गामा एंगल बना रही है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर दिया गया बाकायदा क्या, अल्फा का मान तो आ रहा है मेरे पास 30 डिग्री, बीटा का आ रहा है 60 डिग्री और जो गामा है वो आपको क्या करना अभी यहाँ पर प्राप्त करना है। अल्फा बीटा देखो गामा से आपको 2 एंगल दिए गए हैं, तीसरा आपको अभी क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 होता है। L का मतलब होता है कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। अब कोस अल्फा की जगह आप क्या रखोगे, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब कोस 30 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर इसका 1/2 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या आ रहा है, 1। अब ये 3/4 आ रहा है, 1/4 और कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल क्या आ रहा है, 1 और कोस स्क्वायर गामा का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब आप कोस गामा लेंगे
तो अभी मान आपका क्या आएगा 0 आएगा। और cos गामा में cos 90 का मान होता है ये, तो इनको काटोगे तो गामा मेरे पास क्या देगा 90 डिग्री। तो ये तो अभी आपने क्या सीख लिया है, जब आपको कोई भी लाइन अगर दो एक्सिस के साथ एंगल बनाई और तीसरे एक्सिस के साथ जो एंगल पूछे आपसे तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। अब देखो एक इसमें आपका एग्जाम्पल पर 2 दे रखा है, इसमें 14.1 में ही, उसको देखिए उसमें क्या करना आपको, उसमें आपको प्रूव करना है कि जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर जो गामा है बराबर क्या आएगा 2 आएगा। ये आपको प्रूव करना है, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, ये ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल है। तो देखिए आपको ये प्रूव करना है, तो आप जानते हैं शुरुआत में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल क्या होता है 1 होता है, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका ये होता है। देखो यहाँ पर जो आपके एलेमेंट होते हैं ना, एलेमेंट ये आपकी होती है डायरेक्शन कोसाइन। इनको देखो फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आपके पास एंगल दे रखा है तो एल का मान तो आएगा आपका cos अल्फा और एम का मान आएगा cos बीटा, एन का मान आएगा cos गामा। कब, यदि आपकी लाइन इन तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है। तो अगर आपको एंगल वाली बात नहीं दे रखी है तो आपका मान आएगा, अगर आपको डायरेक्ट रेशियो अगर आपको ए बी सी दे रखा है तो उस कंडीशन में आएगा प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 2 तरीके से आपका मान वो देखो निकल सकता है, लेकिन शर्त हमेशा क्या रहेगी आपकी, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है ना, उसका सम हमेशा क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। ठीक है ना। अब इनका देखो उत्तर आपको किस फॉर्मूले लेके आना है, ऊपर वाली साइनिक फॉर्मूले लेके आना है। साइंस को तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल आ रहा है 1। इन सबको आप काट लो एक बार ऐसे, तो मेरे पास आ रहा है 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर आ रहा है 0। अब 2 बराबर आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। तो ये आपने इस तरह से क्या कर लिया है, ये जो प्रूव करना था उसको आपने प्रूव कर दिया है। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज 14 है 14 की है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनके स्टडी हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।